हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल हैं सभी के? एकदम बढ़िया। तो मैं हितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल LHS फिजिक्स पॉइंट में। जैसा कि हमारी BSc फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर दी गई थी लास्ट लेक्चर में, जिसका चैप्टर नंबर 1 भी हमने स्टार्ट कर दिया था, संरक्षी बल एवं ऊर्जा संरक्षण। यदि हम यूनिट नंबर 2 के हिसाब से देखें तो ये चैप्टर 1 है, और यदि हम मैकेनिक्स की दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये पूरी बुक का चैप्टर नंबर 4 है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जिसकी हमने पिछले लेक्चर में शुरुआत कर दी थी बिल्कुल बेसिक लेवल से। हमने बल पढ़ा, कार्य पढ़ा, अल्पांश के लिए कार्य का फॉर्मूला देखा, और बहुत बड़ा यदि हमने कोई कार्य किया है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने A से B तक का बताया था, तो उसके समाकलन के रूप में भी हमने क्या किया है, कार्य का सूत्र डेराइव किया है। ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे कार्य की विभिन्न स्थितियां, फिर हम उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी की चर्चा करेंगे, और फिर हम पावर यानी शक्ति की भी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले अब मैं आपको 2 पॉइंट लिखाता हूं, ठीक है, कार्य के बारे में ही लिखिए। पहला जो पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि अल्पांश के लिए कार्य का फॉर्मूला, अल्पांश के लिए कार्य का सूत्र कैसे? कार्य की डेफिनेशन सबको याद है। जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो पिंड में क्या होगा, विस्थापन होगा। और यदि किसी पिंड पर हम थीटा एंगल बनाते हुए क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो बल का क्षैतिज घटक और उसके विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कह रहे थे। अल्पांश का मतलब है कि कम कार्य किया गया है, तो हम कम कार्य किया जाता है तो उसको किससे डिनोट करते हैं, DW से। और बल के क्षैतिज घटक F cos थीटा था, और यहां पर मैं फिर से डेराइव कर रहा हूं, तो F cos थीटा, और विस्थापन मान लीजिए dr है, तो DW बराबर क्या आ जाता है हमारे पास, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, अदिश गुणा बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल को ही क्या कहते हैं, हम कार्य कहते हैं। अब कार्य कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया। तो पहला फॉर्मूला तो ये है अल्पांश के लिए। और यदि हम कुल कार्य देखें, हमें कुल कार्य पूछे, तो कुल कार्य का सूत्र होता है W बराबर DW, किसमें चेंज हो जाएगा, W, और यहां क्या आ जाएगा हमारे पास, समाकलन F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो ये है हमारे पास 2 फॉर्मूले, याद रखेंगे। यदि अल्पांश की बात होगी तो हम DW से डिनोट करेंगे कार्य को, और यदि कुल कार्य की होगी तो W इज इक्वल टू समाकलन F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है जी। तो ये 2 फॉर्मूले और नोट कर लीजिए आप। कर लिया नोट? चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं विभिन्न स्थितियां, कार्य की विभिन्न स्थितियां। देखिए, हेडिंग डालेंगे कार्य की विभिन्न स्थितियां। सबसे पहले हम कार्य की विभिन्न स्थितियों की चर्चा करते हैं। इससे पहले हम इनकी चर्चा करने से पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं कार्य का। हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे आप, हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू, कार्य का फॉर्मूला होता है समाकलन F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये कार्य का फॉर्मूला था, सब कुछ समझा रखा है पिछले लेक्चर में, ठीक है, और आपको समझ में भी आ गया है। ये कार्य का फॉर्मूला था। अब हम पढ़ते हैं पहली स्थिति। देखो पहली स्थिति क्या है, ध्यान से देखेंगे। जब किसी पिंड, वस्तु या कण, कुछ भी ले सकते हैं आप, पिंड भी ले सकते हैं, वस्तु ले सकते हैं, कण ले सकते हैं, मानव भी ले सकते हैं, जानवर भी ले सकते हैं। जब किसी पिंड पर F वेक्टर बल आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है, कोई भी पिंड मान लीजिए, उस पर मैं F बल लगा रहा हूं, बल आरोपित किया जाता है, तो यदि पिंड में
कोई विस्थापन नहीं होता है, पिंड में कोई विस्थापन नहीं होता है, पिंड में कोई विस्थापन नहीं होता है, अर्थात dr वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है, तो किया गया कार्य शून्य होता है, तो किया गया कार्य शून्य होता है। अब आप बोलेंगे ये क्या है? बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, पहली स्थिति है, जिसको भी फॉर्मूला आ गया मैंने आपको समझा दिया। लास्ट लेक्चर में कार्य डिटेल से पढ़ाया बिल्कुल इजी तरीके से, वहां से आप देखेंगे W का फॉर्मूला ये है। अब देखिए, जब किसी पिंड पर बल लगाया हूं, मैं F लगा रहा हूं, कोई भी पिंड है उस पर मैं F बल लगा रहा हूं, लेकिन पिंड अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है, उसमें विस्थापन ही नहीं हो रहा है, मतलब dr वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। आपको यदि इससे समझ में नहीं आता है तो यहां देखिए, W इज इक्वल टू समाकलन F बल लगाया मैंने किसी पिंड पर, उसमें विस्थापन कितना हुआ? कोई विस्थापन ही नहीं है, शून्य, मतलब किया गया कार्य कितना है? शून्य है। W इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? 0। अब इसका बेहतरीन एग्जाम्पल देखिए, आप मान लीजिए आप किसी दीवार के धक्का दे रहे हैं, या आप घूमने गए हैं कहीं पर, तो आप कोई चट्टान है उसके धक्का देंगे, किसी पहाड़ के धक्का दीजिए, या आप दीवार के धक्का देंगे, तो क्या आप दीवार को हिला देंगे? नहीं हिल पाएगी वो आपसे। क्यों? क्योंकि वह ज़्यादा है, आपकी तुलना में वह बहुत बड़ी है, और उसमें जो वजन है वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारा मैटर ये नहीं है, हमारा मैटर है कि विस्थापन शून्य हो गया उसका। क्यों? आपने दीवार पर पूरा फोर्स लगाया जितना आप में था, ठीक है, लेकिन दीवार हिली क्या? अपनी जगह से नहीं हिली, मतलब दीवार में जो विस्थापन है वो कितना था? शून्य था, तो आपके द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होगा। अब आप तो बोलेंगे कि हम तो थक चुके हैं दीवार के धक्का देते देते, लेकिन फिजिक्स के अनुसार आपने कुछ कार्य नहीं किया है, बिल्कुल शून्य किया है। समझ में आ गया? कैसे? कार्य के फॉर्मूले से आप दीवार पर खूब बल लगा रहे हैं, ठीक है, खूब बल लगाया आपने, लेकिन दीवार अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई आपसे, और आप थक कर बैठ गए। फिर आपका कार्य देखा गया फिजिक्स के अनुसार, तो आपने बल तो लगाया था, लेकिन विस्थापन हुआ ही नहीं कुछ। कितना था विस्थापन? शून्य हुआ, तो किया गया कार्य भी शून्य हो गया। तो ये कहता है पहला स्टेटमेंट कि जब किसी पिंड पर F बल आरोपित किया जाता है तो पिंड में कोई विस्थापन नहीं होता है, यानी dr वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो किया गया कार्य शून्य होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही तरीके से समझा दिया। दैनिक जीवन से यदि आप फिजिक्स को जोड़ेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। अपनी दीवार से इस स्टेटमेंट को जोड़िए, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए, सब जिसको कार्य का फॉर्मूला याद है उनके ये स्थितियां समझ में आ गई। पहली स्थिति आ गई dr वेक्टर इज इक्वल टू 0, यहाँ dr की जगह 0 लिखते हैं तो कार्य 0 हो जाता है, उसको मैंने समझा भी दिया। दूसरा पॉइंट, जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है, जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो पिंड यदि बल की दिशा में ही विस्थापित होता है, पिंड यदि बल की दिशा में ही विस्थापित होता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। पहला स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, दूसरा भी आ गया है। देखिए, अब की बार मैं बल लगा रहा हूं और पिंड में विस्थापन भी हो रहा है,
लेकिन वह विस्थापन में जिस डायरेक्शन में बल लगा रहा हूं उसी दिशा में उसका विस्थापन हो रहा है, तो कार्य पॉजिटिव होगा। सीधी सी बात है, समझेंगे। यहां पर मेरे पास कोई भारी भरकम पिंड था जिसका द्रव्यमान m था, मैंने इधर क्या लगाया, इस पर फोर्स लगाया, तो इसका विस्थापन, जब किसी पिंड पर F बल लगाया जाता है तो पिंड यदि बल की दिशा में ही विस्थापित हो, बल की दिशा किधर है, इधर, और ये पिंड भी किधर विस्थापित हो गया, मान लीजिए यहां से यहां तक चला गया, तो बल की दिशा में ही विस्थापित हुआ, तो कार्य का मान धनात्मक होगा। क्यों होगा, देखिए W इज इक्वल टू, हमने बल लगाया और उसमें विस्थापन आप मेरे को बताएंगे बल की दिशा में ही हुआ, मतलब बल और विस्थापन दोनों की डायरेक्शन एक है, तो प्लस का dr आएगा। तो जैसे ही मैं प्लस का dr लिखूंगा तो कुछ कार्य होगा, और वो कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वो कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये कहता है आपका दूसरा स्टेटमेंट कि जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो पिंड यदि बल की दिशा में ही विस्थापित हो, मतलब कि बल की दिशा भी एक ही और उसके विस्थापन की दिशा भी एक ही हो, तो हमारे पास जो कार्य आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सीधी सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है। भाई आप मान लीजिए कोई मनुष्य है, उस पर आप बल लगा रहे हैं और वो बल आपने इस दिशा में लगाया और वो आगे भी इसी दिशा में जाएगा, तो आपके द्वारा जो कार्य होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये है, समझ में आ गया, तो ये भी नोट कर लीजिए। कर लिया नोट। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए तीसरा पॉइंट पे, जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है, इसी में हम कर देते हैं तीसरा पॉइंट भी, ये है हमारा तीसरा पॉइंट आ चुका है। जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो पिंड यदि बल की दिशा से विपरीत हो, बल की दिशा से ही विस्थापित होता है। मतलब कि देखिए जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो पिंड यदि बल की जो दिशा है, यहां से हम लिख देते हैं इसको दोबारा, जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो पिंड यदि बल की दिशा के विपरीत, बल की दिशा के विपरीत विस्थापित होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अब आप मेरे को बताएंगे कि आपके मन में सवाल ये होना चाहिए कि कार्य तो एक अदिश राशि है, फिर हम इसमें डायरेक्शन क्यों देख रहे हैं। भैया कार्य तो अदिश राशि है, आपकी बात सही है, लेकिन बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि हैं, तो विस्थापन की तो आप डायरेक्शन देखेंगे ही ना, विस्थापन की तो आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। इसीलिए हमने दूसरे केस में विस्थापन की डायरेक्शन देखी, बल की दिशा में था इसलिए कार्य पॉजिटिव। अब की बार क्या हुआ कि ये था पिंड हमारे पास m द्रव्यमान का, इस पर मैंने बल लगाया यूं और इसमें विस्थापन भी हुआ कुछ इस प्रकार से, पिंड हमारे पास ये आ गया, ये रहा m द्रव्यमान का। तो आप मेरे को बताएंगे कि ये जो dr है, बल की दिशा इधर है ये, और dr की दिशा इधर है, विस्थापन एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा किधर हो गई, बल के विपरीत हो गई, यानी dr कैसा होगा, माइनस। तो किया गया कार्य ऋणात्मक, अर्थात w इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट माइनस का dr वेक्टर हो जाएगा, इसलिए जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, माइनस का w हो जाएगा। तो ये थे तीन स्टेटमेंट। अब हम इन तीन स्टेटमेंटों से क्या कह सकते हैं कि कार्य का मान शून्य भी होता है, जो कि पहले स्टेटमेंट से पता चल गया कि जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है और वो उसमें विस्थापन ही नहीं होता, आप दीवार पर फोर्स लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, दीवार हिली ही नहीं रही, तो आपके द्वारा कोई कार्य किया गया नहीं है, मतलब जीरो है। दूसरा क्या हुआ, जब हम किसी पिंड पर बल लगा रहे हैं उसमें विस्थापन होगा, अब विस्थापन सदिश राशि है, यदि विस्थापन बल की दिशा में हो गया, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो कार्य पॉजिटिव है। और यदि बल लगाया और विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो गया, जैसा कि ये केस है, तो उसमें विस्थापन नेगेटिव यानी कार्य भी ऋणात्मक। इससे सिद्ध होता है कि कार्य शून्य भी होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट। चलिए अब हम लिखते हैं चौथा पॉइंट। बिल्कुल देखिए, जिसको एक कार्य का फॉर्मूला याद है ना,
उसकी स्थितियां ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। कार्य का फॉर्मूला याद है तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा। यदि हम बल लगा दे dr को 0 कर दे, मतलब बल लगाया विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य 0। बल लगाया dr एक सदिश राशि है, यदि उसके विस्थापन की दिशा बल की दिशा में है तो पॉजिटिव होगा, विपरीत है तो नेगेटिव। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब जो चौथा पॉइंट है वो क्या है देखिए, अतः हम लिखेंगे, अतः कार्य एक, अतः कार्य का मान 0, धनात्मक व ऋणात्मक हो सकता है। ये मैंने आपको बता दिया कि 0 तो कब होगा, जब उसमें कोई विस्थापन नहीं होगा। धनात्मक क्या कब होगा, जब बल और विस्थापन की दिशा एक होगी। ऋणात्मक कब होगा, जब बल और विस्थापन की दिशा क्या होंगी, अपोजिट होंगी। ठीक है जी, तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। अब इसका अंतिम पॉइंट पर हम चलते हैं, पांचवें पॉइंट पर। अब देखिए, कोई भी पिंड है हमारे पास, इस प्रकार से रखा है, तो एक्स दिशा में उस पर बल लग सकता है Fx, उस पर बल लग सकता है y दिशा में Fy भी लग सकता है, और उस पर बल लग सकता है z दिशा में Fz भी लग सकता है। समझ में आया? देखो, बल कोई भी पार्टिकल है एयर में रखा है, तो एयर में तो उसके x दिशा की ओर भी लग सकता है, y दिशा की ओर भी लग सकता है, z दिशा की ओर भी लग सकता है। तो जब उस पर x दिशा की ओर बल लगेगा तो उसमें विस्थापन कितना होगा, dx होगा। y दिशा की ओर लगेगा तो उसमें विस्थापन कितना होगा, dy होगा। और z दिशा की ओर लगेगा तो उसमें विस्थापन कितना होगा, dz होगा। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो देखिए, यदि किसी पिंड पर, ये पिंड है स्पेस में है, यदि किसी पिंड पर F वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप Fx प्लस जे कैप Fy प्लस के कैप आई कैप Fx प्लस जे कैप Fy प्लस के कैप Fz, बल कार्य बल लगाया जाता है, के कैप Fz बल लगाया जाता है, तो उसमें विस्थापन dr वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप dx प्लस जे कैप dy प्लस के कैप dz होता है। अब इसमें तो कुछ समझने वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल सही है ये। मेरे पास कोई पार्टिकल था, उसको मैंने एयर में रख दिया, स्पेस में रख दिया, तो उस पर एक्स दिशा की ओर फोर्स लगाएंगे तो Fx और उसमें विस्थापन होगा dx। अब चूंकि एक्स दिशा का एकांक सदिश आई कैप होता है तो आई कैप के साथ लिख दिया Fx को भी, विस्थापन को भी। इसी प्रकार y दिशा में होगा तो Fy, तो उस पर बल लगाएंगे तो विस्थापन dy होगा, और y अक्ष का एकांक सदिश j कैप है, इस प्रकार से रख दिया। इसी प्रकार हमने z दिशा को डिनोट कर दिया। अतः पांचवें पॉइंट कहता है कि, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, यहां पर आपको समझा दिया हूं मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। यदि किसी पिंड पर F वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप Fx प्लस जे कैप Fy प्लस के कैप Fz बल लगाया जाता है तो उसमें विस्थापन इतना होता है। अतः कार्य होगा, अतः कार्य होगा। अब देखिए कार्य कितना होगा, ये है इंपॉर्टेंट बात, यानी W बराबर बल तो कितना है, समाकलन W बराबर, देखिए यहां पर बल तो कितना है, आई कैप Fx प्लस जे कैप Fy, या हम समाकलन न लें और अल्प के लिए ही चलते हैं। देखिए dw के लिए चलते हैं, तो dw क्या है, F वेक्टर डॉट dr, तो F वेक्टर का मान लिख दीजिए आई कैप Fx प्लस जे कैप Fy प्लस के कैप Fz। ठीक है, डॉट अदिश गुणा है dr वेक्टर कितना है, आई कैप dx प्लस जे कैप dy प्लस के कैप dz। ठीक है, अब अदिश गुणा करते हैं तो आई तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसका मान हो जाएगा Fx dx प्लस इसका हो जाएगा Fy dy और इसका हो जाएगा Fz dz। तो ये आता है तीनों दिशाओं में कार्य। यदि आपको केवल
एक्स दिशा में पूछे तो इस बार हम कर देंगे W समाकलन एफ एक्स डी एक्स। वाई दिशा में पूछे ये डब्ल्यू एक्स है, वाई दिशा में पूछे तो हम क्या कर देंगे समाकलन एफ वाई डी वाई। और यही यदि जेड दिशा में पूछे तो हम कर देंगे समाकलन एफ जेड डी जेड, यदि संपूर्ण की बात करते हैं तो इस प्रकार से हमने कार्य को बताया आपको। यदि किसी पिंड पर इतना बल लगाया जाता है तो उसमें विस्थापन इतना होता है, और हमारे पास कुल कार्य इस दिशा में आया, मतलब कुल कार्य इतना आ गया। प्रत्येक दिशा की यदि बात करें तो हमारे पास कार्य का मान ये है। दोबारा देखिए इस पॉइंट को, कोई भी पिंड है मैंने स्पेस में रखा उसको, तीनों दिशाओं में बल लगेंगे इतने, विस्थापन होगा इतना, अतः कार्य का मान पहले हम अल्प के निकाल लेते हैं, ये हो गया अल्प का मान। अब यदि आपको हमारे को पूछे कि एक्स दिशा में कुल कार्य है तो डब्ल्यू एक्स हो जाएगा समाकलन एफ एक्स डी एक्स, वाई दिशा में ये हो जाएगा, जेड दिशा में ये हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास कार्य की विभिन्न स्थितियां। पहली तो क्या थी, जब किसी भी पिंड पर बल लगाओ उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य शून्य। किसी भी दिशा में बल लगाओ, किसी भी पिंड पर बल लगाओ उसमें विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है तो कार्य पॉजिटिव। किसी पिंड पर बल लगाया, विस्थापन की दिशा विपरीत है तो कार्य नेगेटिव है। इस प्रकार से कार्य धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। और अंतिम पॉइंट ये है पांचवा आपके पास। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं ऊर्जा। कर लिया नोट? चलिए तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो ये था हमारे पास कार्य का टॉपिक। हमारे पास दो टॉपिक हो चुके हैं कंप्लीट तरीके से, बल और कार्य आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं ऊर्जा पर। अगला टॉपिक है हमारे पास ऊर्जा। ठीक है जी। अब ऊर्जा की सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। बेसिक सी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन कभी नहीं बदलती है, हमेशा यही रहती है। आप 9th 10th 11th 12th फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं, यही डेफिनेशन है और आप हर साल इसको पढ़ते हुए आते हैं। तो ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है, कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। देखो इसको यदि मैं आपको डिटेल से बताऊं ना, वैसा बताने वाला कुछ है नहीं, आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्षमता का मतलब है हम किसी भी काम को करते हैं तो उसके पीछे कुछ एनर्जी चाहिए। मान लीजिए मैंने आपको एक टास्क दिया कि आप 1 किलोमीटर दौड़ के आइए मात्र 3 मिनट में, तो आपके लिए आसान टास्क है ये, मेरे को पता है 3 मिनट बहुत ज़्यादा होती है 1 किलोमीटर में। लेकिन यदि आप में एनर्जी ही नहीं होगी तो क्या आप उस टास्क को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो उस टास्क को पूरा करने के लिए जो आपके पास क्षमता है, उस कार्य को करने के लिए जो क्षमता है वो ही क्या है? एनर्जी कहलाती है। मतलब आपको मैंने टास्क दिया कि आपको 1 किलोमीटर जाना है 3 मिनट में, आपने बोला ठीक है हम करके आते हैं, अभी आते हैं हम 3 मिनट में, क्या हम 2 ही मिनट में इसको कवर कर देंगे, आपके टास्क को पूरा कर देंगे। ठीक है जी। तो आपने कर भी दिया। तो आपने किया कैसे? क्योंकि आपके पास उस टास्क को पूरा करने के लिए क्षमता थी, एनर्जी थी, जिसे क्या बोलते हैं, आपको उस कार्य को करने की क्षमता थी आपके पास। तो वो किसमें, क्षमता किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ऊर्जा, ऊर्जा में परिवर्तित। एनर्जी होगी तभी तो आप दौड़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आया? बेसिक सी है बिल्कुल कि कार्य करने की क्षमता, कोई भी आपको काम दे दे और आप उसको कर देते हैं भली भांति बिल्कुल एनर्जी पूर्वक, तो आप कि वो क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो ये तो है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा के बारे में यदि हम चर्चा करें तो ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, सबको पता है कौन कौन सी? पहली है हमारे पास स्थितिज ऊर्जा, और दूसरी है हमारे पास गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा पहली तो है हमारे पास स्थितिज ऊर्जा और दूसरी है हमारे पास गतिज ऊर्जा। तो ऊर्जा की डेफिनेशन सीधी सी है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। मैंने एग्जांपल से बता दिया। आपको कोई भी काम दिया जाता है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप में वो पावर है, आप में वो शक्ति है कि आप उसको पूरा कर सकते हैं, अर्थात आप में वो एनर्जी है।
आपके पास वो एनर्जी है कि आप उस कार्य को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। तो कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। 2 प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। यहां पर हम गतिज ऊर्जा पढ़ेंगे। स्थितिज ऊर्जा को इसी चैप्टर में 2-3 टॉपिकों के बाद डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास गतिज ऊर्जा है तो हम गतिज ऊर्जा पढ़ेंगे। गतिज ऊर्जा को इतने डिटेल से नहीं देखा है, सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, स्थितिज ऊर्जा को दिया है तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालिए गतिज ऊर्जा। आप ये नहीं बोलें कि स्थितिज ऊर्जा क्यों नहीं पढ़ाई, स्थितिज ऊर्जा इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे 2-3 टॉपिक्स के बाद, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, मैं परिभाषा बताता हूं। इसकी भी डेफिनेशन बिल्कुल सीधी आप पढ़ के आए हैं। इसकी डेफिनेशन, किसी भी पिंड में गति के कारण निहित ऊर्जा, किसी भी पिंड में गति के कारण, किसी भी पिंड में गति के कारण, किसी भी पिंड में गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा, उसमें निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। उसमें निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब ये डेफिनेशन भी बिल्कुल कॉमन सी है, जैसे ऊर्जा की कॉमन है, कभी नहीं बदलती, गतिज ऊर्जा की भी कभी नहीं बदलती। कोई भी पिंड है वो गति कर रहा है तो उसमें जो एनर्जी होगी वो किस में रिलीज हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में। आपको मैंने रनिंग का टास्क दिया, आप रनिंग कर रहे हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। समझ में आया? तो ये थी गतिज ऊर्जा। तो किसी भी पिंड की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। ऊर्जा को समझ में आ गया ना कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है। मैंने आपको रनिंग का टास्क दिया तो आप में ऊर्जा है, लेकिन वो ऊर्जा कौन सी है, गतिज ऊर्जा। समझ में आया? तो ये थी गतिज ऊर्जा। कोई भी पिंड है, वस्तु है, मनुष्य है, वो गति कर रहा है तो उसमें निहित ऊर्जा ही क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए, तो ये तो थी गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन, ठीक है जी। तो अब हम इसकी कुछ इसका फॉर्मूला देखते हैं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है। कैसे निकालेंगे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। माना यदि कोई पिंड m द्रव्यमान का पिंड v वेग से गतिशील है, m द्रव्यमान का पिंड v वेग से गतिशील है, कोई भी m द्रव्यमान का पिंड है वो v वेग से गतिशील है, तो गतिज ऊर्जा होगी, तो गतिज ऊर्जा होगी। देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है, K = ½ mv²। ये है नॉर्मल सी, इसका फॉर्मूला है गतिज ऊर्जा का। तो गतिज ऊर्जा आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल। जो इसको ऊर्जा की नॉर्मल डेफिनेशन है वैसे ही गतिज ऊर्जा की है कि यदि कोई भी पिंड है या आप ही मान लीजिए दौड़ रहे हैं तो आप में जो एनर्जी है वो गतिज ऊर्जा है। गति के कारण जो उत्पन्न एनर्जी हुई है वो क्या है, गतिज ऊर्जा। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए अब हम इसका करते हैं सूत्र, देखते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र आपने देख लिया, अब इस सूत्र से क्या क्या होता है वो देखिए। फिर हम इसका मात्रक देखेंगे, इसका विमीय सूत्र देखेंगे। देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आया मेरे पास, K = 1/2 mv²। यहां पर 1/2 कांस्टेंट है। क्या, ध्यान से सुनना, क्या द्रव्यमान कभी ऋणात्मक हो सकता है? क्या आपका वेट कभी -50 गया है? क्या -15 गया है? क्या माइनस का 1 क्विंटल भी गया है? कभी नहीं गया। मतलब कि 1/2 और m तो एक कांस्टेंट राशि है। अब v है, वेग सदिश राशि है, मतलब वेग शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी होता है। लेकिन आप मेरे को बताएंगे कि इस फॉर्मूले को देखते हुए गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि m और 1/2 तो कांस्टेंट है। यदि v का मान नेगेटिव आया तो v का स्क्वायर है जो पॉजिटिव हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा
गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। किससे देखकर पता किया हमने? v को, क्योंकि 1/2m कांस्टेंट है, वेग एक सदिश राशि है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, धनात्मक भी होता है। लेकिन यदि वेग ऋणात्मक होगा तो इसका स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा, और शून्य भी होता है तो शून्य का भी नेगेटिव तो होता नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, अब इसका मात्रक की बात करते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है हमारे पास? जूल होता है। तो गतिज ऊर्जा का मात्रक भी वही होगा। गतिज ऊर्जा का जो ऊर्जा का मात्रक है वही गतिज ऊर्जा। देखिए ऊर्जा एक ही है, कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है, लेकिन उसको दो भागों में बांट दिया। यदि आप वह कार्य है ना चलते हुए कर रहे हैं, यानी गति करते हुए चल रहे हैं, तो वो गतिज ऊर्जा में हो गया। और यदि आप बैठे बैठे कर रहे हैं, आपकी स्थिति बिल्कुल एक जगह ही है, तो उसके कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा हो गई। मतलब एनर्जी तो एक है, लेकिन उसको दो भागों में कैसे बांटा? मेरे को मान लीजिए किसी ने एनर्जी दे दी 50 जूल। अब मैंने उसको एनर्जी को रख लिया 50 जूल को। अब मैं रनिंग कर रहा हूं तो वो एनर्जी कौन सी हो गई? गतिज ऊर्जा। मैं बैठा हूं तो वो कौन सी हो गई? स्थितिज ऊर्जा। मतलब एनर्जी किसमें टूटी? दो भागों में। इसलिए एनर्जी का मात्रक तो वही रहना है। एनर्जी का मात्रक क्या है? जूल है, तो गतिज ऊर्जा का मात्रक भी क्या रहेगा? जूल ही रहेगा। गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, बिल्कुल एक एक लाइन को हम बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं। और अब बताएंगे आप, ऊर्जा कैसी राशि है? एक ऊर्जा अदिश राशि होती है। ऊर्जा अदिश राशि होती है। ये सब आपको याद रखने हैं कि कार्य भी एक अदिश राशि है, ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। तो ऊर्जा में हमने क्या क्या देखा? डेफिनेशन देखी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, बिल्कुल समझाया मैंने आपको। दो भागों में बांटा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। उदाहरण लेके समझा दिया कि यह ऊर्जा ही दो भागों में टूट जाती है। ठीक है, ये फॉर्मूला आया गतिज ऊर्जा का, हमेशा धनात्मक होती है। इसको v को देखेंगे हम। गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, तो गतिज ऊर्जा भी अदिश होगी और स्थितिज ऊर्जा भी, क्योंकि ये भी ऊर्जा के क्या है? पार्ट है। मतलब ऊर्जा कैसी राशि है? एक अदिश राशि। अब यदि मैं उसकी वीमा देखूं, यहां पर वीमीय सूत्र यदि मैं देखता हूं, तो वीमीय सूत्र क्या है? देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है K = 1/2mv²। ठीक है, 1/2 कांस्टेंट है, इसको हटाओ। सबसे पहले हम द्रव्यमान की बात करते हैं। क्या इसमें द्रव्यमान है? या हम अभी इसको और ओपन करके लिखते हैं, तो m तो ऐसे कैसे रहेगा? v को मैं क्या लिख सकता हूं? वेग को विस्थापन बटे समय, यानी विस्थापन का स्क्वायर बटे समय का स्क्वायर। देखिए वीमाएं आप 11th क्लास में ही पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको आती होंगी, इसलिए हम डिटेल से नहीं पढ़ रहे। फिर भी नहीं आती है तो अपने 11th क्लास की भी फिजिक्स चल रही है, जिसका चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें वीमाओं को डिटेल से बताया गया, आप वहां पर भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो K अब हमारे पास इसकी वीमीय सूत्र जब मैं लिखूंगा तो 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर है। m क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान है मतलब m1 हो गया। विस्थापन इसका मात्रक मीटर है। अब मीटर किस मूल भौतिक राशि का मात्रक है? लंबाई का। लंबाई को L से दर्शाते हैं, जिसका स्क्वायर है L²। समय यानी T को ऊपर लाऊंगा मैं तो T की घात -2 हो जाएगा। T की घात -2, तो इसका ऊर्जा का जो वीमीय सूत्र है वो ये हो गया। ठीक है, ऊर्जा का वीमीय सूत्र ये है हमारे पास, ये है ऊर्जा का वीमीय सूत्र। तो इस प्रकार से हमारी ये ऊर्जा भी क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो ऊर्जा आपको समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन देखी, इसके फॉर्मूला देखा, दो भागों में विभाजित किया। ठीक है, इसके मात्रक देखे, वीमीय सूत्र देखे, और यह कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। तो यह है हमारे पास ऊर्जा। यहां तक आप नोट करें, आपको समझ में आ रहा होगा। कर लिया नोट? चलिए, तो ये था हमारे पास ऊर्जा। अब हमारे पास 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, बल, कार्य और ऊर्जा। बिल्कुल इजी टॉपिक है, आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं एक और टॉपिक, बिल्कुल इजी, वो है शक्ति, पावर। वो देखिए क्या है, उसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग लगाएंगे शक्ति। देखिए
शक्ति क्या है, मैं डेफिनेशन लिखता हूं। इसकी भी डेफिनेशन नॉर्मल है जैसे ऊर्जा की आप पढ़ के आए हैं। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। इसे P के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे P के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यह है हमारे पास शक्ति की डेफिनेशन। कार्य करने की दर क्या कहलाती है हमारे पास, शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर क्या है, शक्ति है। इसे P के द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब देखिए ये भी नॉर्मल सी डेफिनेशन है। जैसे कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है और कार्य करने की दर, यानी देखिए फॉर्मूले से बेटर समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू dW अपॉन का dt। देखो ऊर्जा और शक्ति में अंतर समझेंगे। ऊर्जा तो क्या है, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो उसकी कार्य करने की क्षमता ही हमारे को एनर्जी कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। अब शक्ति क्या है कि हम वो कार्य कितनी जल्दी कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने वही एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपको रनिंग का टास्क दिया, 3 मिनट का समय दिया, एक बंदा मेरे पास 1 मिनट में ही आ गया, तो मैं उसमें क्या बोलूंगा, जोश है लड़के में, यही बोलूंगा ना कि पावर है आपके अंदर, तभी तो आप 1 मिनट में आए। देखिए और नहीं आए, तो मतलब कि अंतर समझ गए। ऊर्जा क्या कहलाती है, कार्य करने की क्षमता। मतलब हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें क्षमता तो चाहिए ना अपने को कि हम वास्तव में इस कार्य को कर भी सकते हैं या नहीं, तो वो तो है ऊर्जा। और हम इस कार्य को कितनी जल्दी कर सकते हैं वो कहलाती है शक्ति। तो कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है, शक्ति। समझ में आया, दोनों में अंतर समझ में आया। एक तो बात करती है क्षमता की कि क्या आप में क्षमता है इस कार्य को करने की, और शक्ति बात करती है कि आप इस कार्य को कितनी जल्दी कर सकते हैं। तो ये है शक्ति। कार्य करने की दर क्या है, शक्ति है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए यदि मैं इसके मात्रक की बात करूं तो देखिए ऊपर तो क्या है, कार्य है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। समय नीचे है तो क्या होता है, समय, यानी जूल अपॉन का सेकंड। समय का मात्रक सेकंड है, कार्य का जूल है। जूल अपॉन का सेकंड इसका क्या होता है, मात्रक, जिसको हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वाट। अतः कार्य का जो शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वाट होता है। कार्य का मात्रक जूल अपॉन सेकंड भी हम शक्ति का मात्रक लिख सकते हैं, या ये न लिख के हम वोट भी क्या लिख सकते हैं, शक्ति का मात्रक। वाट भी हम क्या लिख सकते हैं, शक्ति का मात्रक लिख सकते हैं। अब आपने एक और इंपॉर्टेंट पढ़ रखी होगी ये तो, कि एक अश्व शक्ति बराबर 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वोट होते हैं, 746 वाट होते हैं। ये आता है कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि एक अश्व शक्ति बराबर 7 कितने वाट होते हैं, तो हम लिखेंगे 746 वाट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो दोनों में अंतर जिसको समझ में आ गया ऊर्जा और शक्ति में, तो उसके लिए बात क्लियर है। लास्ट बार बता देता हूं, ऊर्जा हमारी एक तरह से एग्जाम लेती है कि क्या आप में ये क्षमता है इस एग्जाम को पास करने की। वो तो क्या है, एग्जाम के थ्रू। और समझ लीजिए आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो क्या आप में उस एग्जाम को क्रैक करने की क्षमता है, वो क्या है, ऊर्जा है। और क्या आपको उस एग्जाम पेपर को कितनी जल्दी करते हैं, वो है आपकी पावर, शक्ति। समझ में आ गया। तो ये है शक्ति, ये हो गई, इसका मात्रक हो चुका है। मात्रक के बाद हमने देखा कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट भी होते हैं। तो शक्ति तो यहां पर समाप्त हो जाती है हमारे पास। लेकिन अब हम इसमें और कुछ अलग से जोड़ें, इससे पहले आप यहां पर नोट कर लीजिए। इसको कर लिया नोट। चलिए अब देखिए हम इसमें और कुछ अलग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, शक्ति, ऊर्जा, बिल्कुल छोटी क्लासों में चलती है, लेकिन आगे जाकर ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कंपटीशन के लेवल से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब देखिए हमने देखा शक्ति, कार्य करने की दर ही क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। मतलब आप किसी भी कार्य को कितनी जल्दी कर रहे हैं, वो है पावर।
अब देखिए हम जानते हैं कार्य की परिभाषा से, कार्य की परिभाषा से लास्ट लेक्चर में देखा बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल ही क्या है, कार्य है, यही है ना। अब मैं इस मान को यहां रख देता हूं तो P इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास F वेक्टर डॉट dr वेक्टर अपॉन का dt। मैं इस dt को dr के नीचे ले जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, वही बात है। लेकिन मैं इसके dr के नीचे ले जाऊंगा तो dr अपॉन का dt यानी स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। चूंकि हम जानते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू होता है dr वेक्टर अपॉन का dt, तो इसकी जगह मैं वेग लिख लेता हूं। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास F वेक्टर डॉट कितना V वेक्टर। यहां से शक्ति की एक और परिभाषा आ गई जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी जाएगी, जब आप डिफेंस की एग्जामों में बैठोगे तो वहां पर मिलेगी कि आपको दिया हुआ होगा कि बल और वेग के अदिश गुणनफल को क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं। लेकिन कईयों के तो रटा हुआ होता है कार्य करने की दर P इज इक्वल टू dw अपॉन dt, तो कंफ्यूजन हो जाते हैं वहां पर। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, इसकी डेफिनेशन अब हम क्या दे देंगे यहां से, बल तथा वेग के अदिश गुणनफल को, बल तथा वेग के अदिश गुणनफल को शक्ति कहते हैं, अदिश गुणनफल को शक्ति कहते हैं। ठीक है जी, तो ये आ गई आपके पास एक और शक्ति की डेफिनेशन। बिल्कुल इंटरेस्टिंग लेक्चर है, सबको फील आ रही होगी। एक और शक्ति की डेफिनेशन आ गई, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, मैं इसमें और बदलाव करते हैं, फिर हम कर लिया नोट। चलिए अब देखिए, अभी हमने नया फॉर्मूला निकाला शक्ति का, P इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर, ये निकाला। यदि मैं इसको ओपन करके लिखता हूं तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, FV कोस थीटा, अदिश गुणनफल कोस को बताता है या कोस अदिश गुणनफल को बताता है। अब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, अर्थात इन दोनों में कोण 0 कब होगा, जब F वेक्टर पैरेलल होगा V वेक्टर के, मतलब दोनों एक ही दिशा में होंगे, दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे, तब थीटा कितना बनेगा, 0। अब कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो P का मान कितना हो जाएगा, FV हो जाएगा। और उस स्थिति में P कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। उस स्थिति में P कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। जब F और V दोनों समांतर होंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम। ये तो थी पहली कंडीशन। दूसरी देखिए, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी F लंबवत हो जाएगा V के, तो उस स्थिति में जो शक्ति है हमारे पास, कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और जो हमारे पास शक्ति है वो मिनिमम हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो P मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब आप यहां से एक और नया कॉन्सेप्ट लिखने के लिए जा रहे हैं। F लंबवत V किसको दर्शाता है, वृत्ताकार गति को, वृत्ताकार गति को दर्शाता है। ये आपने 11th में ही पढ़ लिया है, यहां पर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि F लंबवत है V के, तो गति कौन सी होती है, हमेशा वृत्ताकार गति। ठीक है जी, अब यहां पर मेरे पास P क्या आ गया, 0 आ गया। F लंबवत V की कंडीशन में P क्या है, 0 है। F लंबवत V की कंडीशन में P 0 है। P का सूत्र क्या है, कार्य करने की दर, लिख सकता हूं मैं P की जगह। अब एक और चीज आप पढ़ के आए हैं 12th क्लास में अवकलन वाली प्रश्नावली में, कि किसी भी राशि का अवकलन 0 कब होता है, जब वह राशि नियत हो। तो कार्य का अवकलन 0 है, मतलब कार्य यहां पर क्या हो जाएगी, नियत राशि हो जाएगी। मैं इसीलिए आपको शक्ति पढ़ा रहा था, मेरे को यहां तक पहुंचना है। बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि वृत्ताकार गति के लिए कार्य का मान कैसा होता है, तो हम लिखेंगे कि वृत्ताकार गति के लिए कार्य का मान हमेशा नियत रहता है। लिख लीजिए, वृत्ताकार
गति के लिए, वृत्ताकार गति के लिए कार्य का मान नियत रहता है, कार्य का मान नियत रहता है। तो ये थी हमारी शक्ति, बिल्कुल इजी है। शक्ति और ऊर्जा में अंतर समझ में आया। शक्ति क्या है, P इज इक्वल टू dW/dt मात्रक वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। शक्ति यही समाप्त हो जाती है। लेकिन फिर हमने देखा कि हमने पढ़ रखा है लास्ट लेक्चर में कि कार्य होता है dW इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट dr। जैसे ही मैंने शक्ति के जो फॉर्मूला है उसमें dW की जगह रखा तो मेरे पास ये फॉर्मूला आया। अब हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट को उसको बताता है, हमने दो स्थितियां लगा दी। अब जैसे ही हमारे को ये स्थिति मिली तो हमारा माइंड तुरंत से क्लिक हुआ और कहा कि ये तो वृत्ताकार गति को दर्शाता है। बिल्कुल जी, दर्शाता है वृत्ताकार गति को। जैसे ही वृत्ताकार गति को दर्शाया तो वृत्ताकार गति में शक्ति क्या होती है, 0 होती है। शक्ति का सूत्र लगाया। अब हम जानते हैं कि किसी भी राशि का अवकलन 0 कब होता है, तब जब वह राशि क्या हो, नियत हो। तो W ये नियत रहेगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। तो यहां पर कार्य का अवकलन 0 है, मतलब कार्य कैसी राशि है, नियत राशि है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि वृत्ताकार गति के लिए बताइए कि कार्य का मान क्या होता है, तो आप वहां टिक करके आएंगे क्या होता है, नियत होता है। और एक ऐसा पूछा जाता है कि लंबवत गति में शक्ति का मान क्या होता है, वो होता है 0 होता है। और एक डेफिनेशन पूछी जाती है शक्ति की, जो अधिकांश स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती, कि बल और वेग के अदिश गुणनफल को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बिल्कुल इजी तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। आज हमने क्या क्या देखा, कार्य की विभिन्न स्थितियां देखी, फिर हमने ऊर्जा को समझा, फिर हमने शक्ति को समझा। कल हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के दृष्टिकोण से कार्य ऊर्जा परमेय। बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस आपको जितना पढ़ा दिया गया है उसका आप रिवीजन करते रहें। विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट डू एनीथिंग। मैं बार बार बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं, तो आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, लगातार आपको पढ़ाई करते रहना है। बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाया जा रहा है यहाँ पर। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट जरूर शेयर कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।